नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा के नायब कैबिनेट का विस्तार हो गया है। जी हां, 8 मंत्रियों की शपथ के साथ ही नायब कैबिनेट में अधिकतम 14 मंत्री हो चुके हैं। चर्चा हरियाणा कैबिनेट को लेकर करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैबिनेट से जुड़े। हरियाणा राजभवन में नायब कैबिनेट का पहला विस्तार हो गया। जी हां, हरियाणा न्यूज की खबर पर फिर मुहर लगी और कमल गुप्ता समेत 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कमल गुप्ता को जहां कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई, तो सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा, असीम गोयल, अभय यादव, संजय सिंह, सुभाष प्रधान और विशंबर वाल्मीकि को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए जाने के बाद मंत्रियों से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। अच्छा है भैया, परिवर्तन तो जीवन का नियम है। अब पहले थे 3-4 दिन के लिए, राम जी ने कहा इसको फ्रेश करो, फ्रेश कर दिया। फ्रेश करने के बाद कोई नया विभाग मिलता है, उसमें किस प्रकार से जिम्मेवारी निभाएंगे? विभाग मिलने के बाद इसका जवाब देंगे हम। अभी तक का आपका अनुभव क्या कहता है? आप पहले अनुभव बहुत अच्छा है। अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर था, अब मुझे पता नहीं कि किसका हूँ। अर्बन लोकल बॉडी में हमने बहुत काम किया। हम कैबिनेट में शामिल हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैम, क्या कहना चाहिए? मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने हरियाणा के सभी लोग जिन्होंने मिल करके एक फैसला लिया और नया सिस्टम्स बनाया हरियाणा के लिए, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और साथ साथ अपने फरीदाबाद के तमाम जिन्होंने सहयोग दिया मुझे, हमारे, अगर मैं बात शुरू करूँगी तो मेरी आवाज़ जो आदरणीय मनोहर लाल जी से शुरू होती है। उसके बाद में हमारे आदरणीय नायब सैनी जी जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मेरे सांसद बड़े भाई चौधरी कृष्णपाल जी, बड़े सभी को लेते हुए, पूरे फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं को लेते हुए बहुत दिल की गहराई से आभार प्रकट करती हूँ सबका। आईएएस रहे हैं सर, आप लगातार काम किया है हल्के में, उसका कोई फायदा आपको मंत्री बनने के बाद कोई मिलेगा, या फिर केंद्र की जो योजनाएं उनको लाने में कितना सफल हो पाएंगे सर? आदमी सारी जिंदगी सीखता रहता है। मैंने भी जितना अब तक सीखा है वो उसका प्रयोग करते हैं। महिपाल ढांडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्वतंत्र प्रभार मिला है। 9.5 साल आपने विधायक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है। अब क्या कुछ रहेगा, किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी आपके कामकाज की? रूपरेखा सरकारों की होती है, इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति की रूपरेखा नहीं होती। सरकार में जो काम मिलेगा, जो जिम्मेवारी मिलेगी, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना, उस जिम्मेवारी के जरिए कुछ अगर खास बदलाव करने की आवश्यकता होती है, या समाज के अंदर या जनता में अगर किसी चीज की ऐसी आवश्यकता है कि जो वाकई में और स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, उसके लिए अपना विचार देते हुए जो जो चीजें भी हमारे करने लायक होंगी, उन कार्यों को करते हुए हम लोग जनता की सेवा कर सके, इसी भाव के साथ हम लोग अगला अपना जो समय बचा उसको पूरा करें। सुभाष सुधा इस वक्त हमारे साथ हैं सर। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्वतंत्र प्रभार मिला है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री अपना नायब सिंह सैनी जी का, और पूरे संगठन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे पे विश्वास रख के मुझे यहाँ पर राज्य मंत्री बनाने का जो मुझे दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जाहिर है लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी कैबिनेट का पहला विस्तार हो गया। जाति और क्षेत्र के समीकरण भी साधने का प्रयास किया गया। ऐसे में देखना यह है कि सीएम सैनी की टीम किस नायाब ढंग से काम करती है और कब तक विभागों का बंटवारा होता है। साथ ही मंत्री पद के लिए इन सभी विधायकों के चयन से किस तरह का संदेश प्रदेश में जाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर विधु राव जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र सिंह ढुल प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विधु जी आपसे। कैबिनेट का विस्तार हो गया है, अधिकतम जितने मंत्री हो सकते हैं उस आंकड़े पर पहुंच गई है सरकार। कैसे देखा जाए इस बदलाव को और किस किस आधार पर विधायकों का चयन किया गया मंत्री पद के लिए? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी विनम्र नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है। हरियाणा के अंदर भी हमने एक रिवाज तोड़कर एक प्रकार से एक नए रिवाज स्थापित किया है, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे हरियाणा को एक इकाई माना।
हरियाणा एक और हरियाणवी एक के नारे के साथ हम पिछले 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं। तो उसी नाते से हमने आज जो है मंत्रिमंडल में हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों का बहुत सुंदर समन्वय देखते हैं, हर वर्ग का समन्वय देखते हैं, समाज के अंदर विभिन्न प्रकार से काम करने वाले, अलग अलग काम करने वाले विभिन्न लोग जो हैं उनका वहां पर हम प्रतिनिधित्व देखते हैं। एक बहुत सुंदर एक समागम हम देखते हैं मंत्रियों को जब देखते हैं कि किस प्रकार से हर प्रकार की हर क्लास का हमने ख्याल रखा है, हर क्षेत्र का ख्याल रखा है, हर वर्ग जाति वर्ग का भी ख्याल रखा है। निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व सबको मिलना चाहिए, मिला भी है। क्षेत्र में भी हमने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जिस प्रकार से होता है। तो एक बहुत ही संतुलित जो है मंत्रिमंडल हम देख रहे हैं और साथ साथ कुछ ऐसे नए फ्रेश फेसेस जो फ्रेश एनर्जी के साथ आए हैं। हम जानते हैं कि एक लोकसभा का चुनाव हमारे शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है, हमारे सिर पर है, हम वो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश के अंदर वो चुनावी माहौल है। उस समय पर किस प्रकार से एक नवीन ऊर्जा के साथ, एक नव प्रभात के साथ, एक नव संचार जो है जिस प्रकार से रक्त का होता है, इसी प्रकार कहते हैं कि नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। तो एक नव प्राण के साथ जो है नायब सैनी जी की ये सरकार विदु जी, आप कह रहे हैं कि सभी हरियाणा क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। हरियाणा को कुछ जिले वो हैं जहां से 2-2 मंत्री बन गए हैं, काफी जिले वो हैं, कुछ कह सकते हैं काफी नहीं, जहां से कोई मंत्री नहीं बना है, प्रतिनिधित्व नहीं मिला। देखिए, मैंने साथ साथ ये भी कहा कि बहुत सारी क्लासेस का भी ध्यान रखा है। हम देखते हैं जहां पर सीमा तरीका एक गृहिणी के रूप में जो है वहां पर आई है, तो एक पूर्व IAS ऑफिसर जो है हम देख रहे हैं कि वो भी इस मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से अपना व्यवसाय करके और अपने लंबे समय तक मंडी के अंदर जो व्यवसाय रहा है और उसके अलावा काम करने वाले लोग जो हैं वो हैं किसान वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हुए महिपाल डांडा जी को देखते हैं हम लोग। बहुत अनुभव के साथ हम देखते हैं कि कंवरपाल जी एक बहुत पुराने जो है विधानसभा के सदस्य हैं, 2000 में वो पहली बार सदस्य बने थे। इस प्रकार रंजीत चौटाला जो है एक बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और हम देखते हैं कि हर प्रकार के हर वर्ग का इसमें समागम है। महिला का है तो फिर युवा का भी है। असीम गोयल जी, संजय सिंह जी और अपने महिपाल डांडा जी बहुत युवा हैं। मेरे साथ तो तीनों ने युवा मोर्चा में लंबे समय तक काम किया है। और इसके अलावा किस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत अनुभवी लोग भी हैं इसमें। तो सभी तरह का है, प्रयास किया गया कि हर जिले का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व हो। लेकिन हम तो जानते हैं एक समय ऐसा था कि कांग्रेस के राज में बहुत सारे जिले छोड़े पूरा क्षेत्र जो है अनरिप्रेजेंटेड रहता था और कहते थे कि वहीं हम रोहतक से ही सरकार चलाएंगे और इसी नाते से आज विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन जो हरियाणा को भागीदारी नहीं मिल पाई, सोनीपत को भी भागीदारी नहीं मिल पाई जो कैबिनेट में। नहीं, रोहतक की एक बड़ी भागीदारी है। रोहतक ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल में भागीदारी नहीं है तो नहीं है, लेकिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जो रहे हैं 9.5 साल तक, वो रोहतक के ही जो है रोहतक में उनका जन्म हुआ, रोहतक में पले बड़े हैं। मनोहर लाल जी की बात कर रहा हूं मैं। और इसके अलावा किस प्रकार से रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत टॉल फेसेस हैं। वो अभी विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन उनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। हम जानते हैं कि मनीष ग्रोवर जी की बात हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात हो, ये सभी लोग जो हैं रोहतक लोकसभा के आसपास के क्षेत्र में ही काम करते रहते हैं। इसके अलावा अरविंद शर्मा जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी जो है मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो सभी प्रकार से मुझे लगता है कि बहुत संतुलित है। देखिए, मंत्री बनने हैं केवल 14 और जिले हमारे हैं 22, तो उस नाते से ये तो हो ही नहीं सकता कि हर जिले से एक हो जाए, तो 22 से अधिक बन जाएंगे, फिर एक मुख्यमंत्री और 23 बन जाएंगे। तो इस नाते से कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जितना सुंदर मिश्रण हो सकता था, जितना सभी वर्गों का एक जो है एक समागम हो सकता था, वो करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। और साथ साथ इसलिए भी मैं अपनी बात को खत्म करता हूं ये कहते हुए कि हमारे विपक्षी जो कि जिन्हें जनता नकार चुकी है, जिनके पास बहुत कुछ सामान है नहीं दुकान में, इसके बावजूद भी जो लोग अपना संगठन नहीं बना पाए थे, हम 10 दिन के अंदर 2-2 बार अपना मंत्रिमंडल का विस्तार कर चुके हैं। हमने नया जो है पूरा का पूरा चेहरा जो है बना लिया नया। कुछ लोग आज तक कैंडिडेट भी एक नहीं देख पाए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज लोकसभा का चुनाव जो है हमारे कितने दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए चुनाव का बिगुल बजे हुए भी, इसके बावजूद भी वो कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं, तारीख पर तारीख दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर 2 बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। चलिए उत्तर लेंगे ढुल साहब।
एक तो जो बात कही है अभी विधु रावल जी ने कि आप लोग तो संगठन का गठन भी नहीं कर पाए, हमने पूरी सरकार का स्वरूप बदल दिया 10 दिन के भीतर। साथ ही जो नई कैबिनेट के उसको कांग्रेस कैसे देख रही है? दावा किया जा रहा है कि अनुभव का, युवा शक्ति का, नई ऊर्जा का समागम के। कुछ नहीं है, कैबिनेट वही है, चेहरे वही है, एक दो चेहरे को बदलाव गया है क्योंकि जो बाहर निकाले गए आउट गोइंग यानी कि जो लोग हैं उनके विरुद्ध अलग अलग प्रकार की शिकायतें थी। सीएम समेत 8 नए चेहरे कैबिनेट में, सीएम समेत। जी या फिर बाहर जो गए हैं उनको, सीएम के तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले आप कैबिनेट की आज की बात कर लूंगा। जो बाहर निकाले गए उनकी खिलाफ शिकायत थी जननायक जनता पार्टी के, तो वो लोग थे, विधायक थे, तो इसलिए उनको बाहर किया गया। जहां तक बात मुख्यमंत्री की रही, मैं बता रहा हूँ कि यदि परफॉर्मिंग सीएम है, यदि मुख्यमंत्री परफॉर्म करते हैं तो उनको रिप्लेस करने का कोई मतलब नहीं था किसी भी प्रकार से। मैं क्लियर तौर पे ये मानता हूँ कि ये रिप्लेसमेंट में एक मोहर लगाई है कि वे नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर थे, इसी कारण से उनको हटाया गया। अब इसकी कितनी भी जस्टिफिकेशन लक्ष्यदार भाषणों में दे लीजिए, किसी भी चीज में दे लीजिए, प्रेस नोट में दे लीजिए, मीडिया में दे लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट ऑफ द मैटर इमेज कि मुख्यमंत्री को हटाया गया, रातों रात हटा करके ने मुख्यमंत्री को वहां पर बिठाया गया। वो भी ऐसे मुख्यमंत्री को बिठाया गया जो हाउस से भी नहीं आते थे। समझिए कि या तो नई सरकार का गठन हुआ, वहां पर हाउस से नहीं आए हैं तो उनको इलेक्ट करवा के बाद में सीएम बना लिया जाए, बाद में विधायक बनाया जाए। यहाँ पर तो ऐसे इनके भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक होते हुए भी इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। उन 41 विधायकों में से एक विधायक को चुन करके 2000 हुड्डा सरकार के पहले कार्यकाल में क्या हुआ था ढोल साहब, आप बताएं। ज्योति मैं यही कह रहा हूँ, नई सरकार थी। हुड्डा साहब भी तो विधायक नहीं थे, आपको सैकड़ों 67 विधायक चुनकर आए थे, सांसद रहते हुए भूपेंद्र हुड्डा बाई इलेक्शन में जाते हैं, उन्हें सीएम बनाया जाता है। सरकार में आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे, लेकिन सरकार के बीचों बीच मुख्यमंत्री को बदलना, नॉन परफॉर्मिंग सीएम को बदलना और हाउस से बाहर के व्यक्ति को सीएम बनाना, ये दिखाता है ये कोई वो नहीं है कि उसमें सरकार रिप्लेस होकर के आई थी। इनेलो की सरकार गई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, नई सरकार आई थी, हुड्डा साहब की जो उस समय पर लीडर थे वो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, बाद में वो एमएलए भी इलेक्ट होकर के आए थे। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई रोहतक से सरकार चलती थी, अब ये करनाल से चलाने का एक प्रयास कर रहे हैं लगातार सरकार को। तो मैं आपको बता दूं कि करनाल से सरकार चलाने का प्रयास, विफल प्रयास कर रहे हैं। इनको इलेक्शन के अंदर, बाई इलेक्शन में पता लगेगा करनाल के लोकल लोग कितना नाराज है इनसे, इनको वो भी पता लगेगा भी बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है कि इनको इन चीजों का पता नहीं लगेगा। जहां तक बात रही हमारी आंतरिक कार्यप्रणाली के ऊपर, इनकी और हमारी कार्यप्रणाली में बहुत 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 ज्यादा फर्क है। और ये जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो प्रथा है कि लीडर को उठाया और चूज करके बाहर फेंक दिया, इस प्रकार की प्रथा कांग्रेस में नहीं हुआ करती, बिल्कुल भी नहीं हुआ करती। हमारे यहाँ पर जो है हमारा सिस्टम ठीक है, अब संगठन जो है नीचे बूथ लेवल के वर्कर तक भी संगठन का लगातार गठन हो रहा है। इनको कोई जानकारी नहीं है। ये जो चेहरे थोपे जाते हैं जनता के ऊपर, जिनका कोई नाम नहीं होता है या सिस्टम नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का, उस प्रकार का कार्य प्रणाली कांग्रेस के अंदर नहीं है। हम बहुत सोच समझ करके अपने कार्यकर्ताओं को हर जगह पर एडजस्ट करने का काम कर रहे हैं। कितना सोचते हैं ढोल साहब, पिछले चुनाव में भी आप लोगों के पास संगठन नहीं था, इस बार भी जिला अध्यक्ष भी नहीं है। कोई बात नहीं। तो कितना सोचती है कांग्रेस? संगठन लगातार बन रहा है, हर रोज मीटिंग चल रही है संगठन को लेकर के, बूथ लेवल के वर्करों के गठन हो रहा है, हम भी कर रहे हैं हमारी विधानसभा के अंदर। तो सारी जानकारी इनको बताने की आवश्यकता नहीं है हमारे को, ना ही नीदर वी आर बाउंड टू डिस्क्लोज इट टू देम, कोई जरूरत नहीं छुपा के। हाँ, एक नॉन परफॉर्मिंग सीएम को हटाया गया और इस चीज के लिए मैं सांत्वना देता हूं मनोहर लाल खट्टर जी को। उनको मुख्यमंत्री पद से भी हटाया गया, उनको विधायक के पद से भी जो है इस्तीफा देना पड़ा सरकार के बीचों बीच। हमारी सांत्वना उनके साथ है। विधु जी, दो बातें कही इन्होंने, एक तो सीएम बदलने को लेकर, दूसरा जितनी भी सत्ता के आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि करनाल को उसका केंद्र बनाया जाए, लेकिन करनाल की जनता सब समझ चुकी है। देखिए, मुझे लगता है इन्हें तय कर लेना चाहिए कि करनाल को डिसप्रोपोर्शनेटली प्रतिनिधित्व मिल रहा है, यानी जरूरत से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल रहा है, या करनाल के लिए काम नहीं हो रहा है। कभी तो कहते हैं कि करनाल से सरकार चल रही है, सभी लोग करनाल के हैं, करनाल के लिए काम करने वाली सरकार है,
फिर कहते हैं कि करनाल के लोग जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे इस बात को। तो क्या करनाल के लोग इस बात को पसंद कर रहे थे कि रोहतक के बाहर जो है नौकरियां खत्म हो जाया करती थी, विकास के लिए सड़कों का पैसा खत्म हो जाया करता था? क्या उसी को पसंद करते हैं? और किस प्रकार से लूट और खसूट हुआ करती थी हुड्डा के राज में, क्या उसको पसंद कर रहे हैं? मैं बड़ा हैरान हूं इनकी बात से। और मैंने इनकी बात का अगर आप मोटो समझ लें सारा, इन्होंने कहा कि परफॉर्मिंग सीएम को बदलने की जरूरत नहीं है। भारत के सर्वश्रेष्ठ जो मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जो है बाहर आए और उसके बाद देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बने, दुनिया के आज सर्वोच्च लोकप्रियता के शिखर पर खड़े हैं। तो जब किसी नए व्यक्ति को अवसर मिलेगा वो भी बेहतर करेगा, लेकिन जो व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है उसको केवल वहीं तक सीमित रखना। भाई कभी अगर रविंदर ढुल जी अगर स्क्रैच से अगर इन्होंने शुरू किया होगा तो इनकी भी अपनी पार्टी के अंदर प्रमोशन हुई होगी। ये थोड़ी कि जिस दायित्व को से इनको बदलकर आगे बढ़ा प्रमोशन किया हो गया हो, उस पर ये कहें कि पिछला काम अच्छा नहीं कर रहे थे। किस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने ये बात और कही, हाउस के भी नहीं आते। और फिर आपने बिल्कुल अच्छे से बताया कि हरियाणा के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमने देखा है कि जिन लोगों को विधायक नहीं बनाया गया था, विधायक नहीं थे यानी विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो मुख्यमंत्री बने हैं। और फिर इनका ये लॉजिक कि नहीं नई सरकार में चल सकता है। अरे भाई नई सरकार में तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। आप जनता के बीच में जा रहे हो, जिस व्यक्ति को आप जनता के बीच में ये लेकर जाके कह रहे हो कि ये तो सांसद है, इनको तो हम विधानसभा में भेज भी नहीं रहे, उनको जाकर बाद में आप जनता के साथ छल करते हो कि उनको विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़वाते, और फिर जाकर जो है तुरंत सरकार बनती है, बिना किसी कारण से आप उनको जो है सभी विधानसभा सदस्यों के ऊपर थोप देते हैं। लेकिन कुल मिला के बाद जो है मुझे लगता है कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है, और इनकी बातों का जो सारा मोटो था वो पद आप लोगों ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन बड़े नेताओं को तो आप लोगों ने भी बदला। लेकिन बीजेपी तो ये करती है, बीजेपी तो उत्तराखंड में भी 6 महीने में 2 सीएम बदले, गुजरात में भी सीएम भी बदल दिया गया, पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दिया गया। अभी 3 राज्यों में हमने देखा जो बड़े नेता आगे लीड कर रहे थे, हालांकि घोषणा नहीं की गई थी, उनको बदलते हुए सीएम नए चेहरे पेश किए गए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी हुआ, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। ज्योति दी, रविंदर ढुल जिस पार्टी से आते हैं, बस मैं एक वाक्य कह दूं, उसके बाद जो है मेरी बात पूरी हो जाएगी। जो रविंदर ढुल जिस पार्टी से है ना, उस पार्टी में केवल पद और पद से आगे कुछ बढ़ते ही नहीं है। हम जिस पार्टी से हैं, यहाँ दायित्व परिवर्तन कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोग अगर कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस तो जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रही, इनके कपड़े कुर्ते क्यों फट रहे हैं, ये एक दूसरे को जूते लाठी क्यों मारते हैं, जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रहे, इनके लिए पद ही सब कुछ है। और हमारे कितने सहज रूप से हो गया। और पूर्व मुख्यमंत्री जो है, नव मुख्यमंत्री का अपने लोकसभा क्षेत्र में कितना भव्य स्वागत किया है, ये देख ही नहीं सकते। इन संस्कारों से सीखना तो दूर, ये ईर्ष्या रखते होंगे मन में, जब रात को सोते होंगे तो सोचते होंगे काश ऐसी जो है स्वर्ग जैसी पार्टी जो है ऐसी हमारी भी होती। देखिए बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं। बीजेपी में अनुशासन है। हालांकि इस बार अनिल विज को थोड़ा सा आप लोग मना पाने में पता नहीं नाकाम रहे हैं, वो नाराज हैं, क्या हुआ कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। ये थोड़ा अपवाद है अपने आप में जो अनिल विज वाला हुआ, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पंडिता जी, आप लोग कैसे देख रहे हैं कैबिनेट को? लगभग सभी जातियों को साधने का प्रयास किया गया कि सभी का प्रतिनिधित्व ये दावा किया जा रहा है हर एक वर्ग का। देखिए ज्योति जी, चेहरे बदलने से जनता के अंदर जो सरकार के प्रति रोष है, जनता का मन नहीं बदलने वाला। और मुझे लगता है अभी तो ऐसी संभावना भी लग रही है कि शायद जून 4 के बाद एक और मुख्यमंत्री बदलना पड़ जाए। तब हो सकता है इनको जो मतलब कोई भी जो अब चुने हुए विधायक हैं उनमें से नो वन वॉज वर्दी है ना टू बी ए सीएम ऑफ हरियाणा। तो अब कोई जो चुने हुए बेचारे वो किस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो उनमें से आपको क्या कोई भी ऐसा चेहरा नहीं मिला कि एमएलए में से आप अपने बना दीजिए? सीनियोरिटी के हिसाब से तो अनिल विज जी का नंबर मुझे लगता है पढ़ना चाहिए था, मगर आपने या और किसी को बना देते आप। अगर ऐसा ही है कि आप किसी को भी बना सकते हो तो बना देना चाहिए था आपको। मुझे लगता है एक और मुख्यमंत्री 4 तारीख के बाद जो भाजपा के सामने अब स्थिति आएगी, क्योंकि आप ये देखिए नारायणगढ़ के पूर्व विधायक, लेकिन पंडिता जी आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता की बात करें, पहली बार सीएम बने तो बाई इलेक्शन से ही तो सीएम बने थे ना। उस वक्त आप लोगों के पास भी बहुत बड़े बड़े विधायक थे जिनकी लोकप्रियता भी थी।
जी बाय इलेक्शन आप मेरे पॉइंट को नहीं समझे। मैं 89 की बात कर रही हूँ, जब ओपू चौटाला मुख्यमंत्री बने, मैं उस दिन की बात कर रही हूँ, उस वक्त की मैं सारी बात समझ गया आपकी, तो आप चौधरी देवीलाल भी उस समय सांसद थे जब 1977 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। मैं मानता हूँ आपकी सारी बात, मैं तो आपकी भाजपा की बात कर रहा हूँ ना। कैसे लॉजिक कौन कौन से दे रहे हैं? नहीं, मेरा बीच में टोकने का और बोलने का मेरा एक ही मकसद है कि पहले भी होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। पता है ज्योति जी, होता है। मैंने क्या बात कही, आप मुझे क्या बात का उत्तर दे रहे हो? आप अपनी बात कहें, आप बात पूरी करें। कोई बात शुरू होने से पहले आप ये तो देखिए ना कि सर इनकी अपनी बात है ना, ये तो अपने आप को सबसे अलग बताते हैं। ये तो सारी पार्टियों को कोसते हैं, कहते हैं कि सब कुछ गलत करते थे, हम सबसे ठीक करते हैं। तो आपके पास क्या विधायक नहीं थे? तो आपके पास क्या, आप बताइए। अब मैंने बात क्या कही है, पॉसिबल ही नहीं है जीतना इनका। आप देख लेना, तो दोबारा थोपोगे एक मुख्यमंत्री। आप बाय इलेक्शन कराने में कोई दिक्कत नहीं, आप करा रहे हो बाय इलेक्शन, कोई इशू नहीं है उस बात का। लेकिन नारायणगढ़ के विधायक को, पूर्व विधायक को आप करनाल में थोप रहे हो आके, करनाल की जनता के ऊपर। अब वो जीते ना जीते उसके ऊपर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे नहीं लगता वो इलेक्शन जीत पाएंगे। उसके बाद फिर आप एक दोबारा मुख्यमंत्री दोगे आप हरियाणा को, इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई मुख्यमंत्री ऐसे कोई इनको कोई सपोर्ट देगा। आप निर्दलियों को आपने लॉलीपॉप दे के रखा। आप बताइए कौन से निर्दलीय को आपने बनाया? जजपा वालों को आपने अलग सेट कर दिया, इधर आपने अलग सेट कर दिया सबको। पूरी लिस्ट है लंबी। बबली को आपने हटा दिया। बबली जी बड़ा प्यारी के साथ पहुंचे थे, 5 के 5 पहुंचे थे पहले फर्स्ट एक्सपेंशन के अंदर। तो जिस दिन व्हिप जारी करी थी 5 के 5 पहुंचे थे। उसके बाद ईश्वर सिंह जी तो साथ साथ घूम रहे थे, उनका तो बोर्ड पे भी नाम था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री का पहले नाम आया था। फिर गोपाल कांडा जी है, वो उनका नाम इतनी देर से दिनों से चर्चा में चल रहा है। सोमवीर सांगवान का नाम। तो ऐसे तो आपने किसी को भी नहीं एडजस्ट किया इसके अंदर। और अब आपके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं ला सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि 4 तारीख के जब नतीजे आएंगे तो करनाल के अंदर नायब सैनी जी का जीतना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जितनी मर्जी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लें, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए सीट निकालनी आसान होगी। और ज्योति जी, मुख्य बात जो आपने प्रश्न पूछा था वो है, जनता में इतना रोष है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लखीमपुर खीरी हुआ था, उसके बाद एक और लखीमपुर खीरी हुआ था हरियाणा के अंदर, जहां नारायणगढ़ के अंदर ये जो आज मुख्यमंत्री है नायब सैनी, इन्होंने अपनी कार से किसान को कुचला था। तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया था, और ये बहुत ज्यादा मुद्दा गरमाया था। साथ में इनके संदीप सिंह थे। तो ऐसी तो ये हरकत है। किसानों के लिए कैसे कैसे बयान दे चुके हैं। ये खुद बोलते थे हम किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचे देंगे, ये कर देंगे किसानों के साथ। सारे किसान विरोधी बयान रहे हैं इनके। अपने कंडक्ट देखना चाहिए कि किसानों के अंदर और जनता के, हरियाणा की जनता के अंदर इनकी कितनी एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस तो इनकी 0 है। उसके बाद आप एक ऐसी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके इनको थोप दोगे। और अभी तक जो काम हुए हैं, क्या कर्ज भूल जाएगी, बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, क्या इन सारी वजहों से मुख्यमंत्री जी को बदला गया था? तो ये सारा कुछ तो ये भाजपा का ही देन है। चेहरा बदलने से पीछे क्या हो जाएगा? क्या आज भी बातें होती हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री ना होते हुए भी ये भी चर्चा हो, तो डमी सीएम की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मीडिया भी देखती है, प्रेस वाले भी चीजें बताते हैं, कौन कहाँ रुक रहा है, मुख्यमंत्री कहाँ रुक रहे हैं, किसके इशारों पे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये अब आचार संहिता भी लग चुकी है। ये सारी चीजें तो जनता देख रही है सारा कुछ। और जनता में रोष किसके प्रति है? बीजेपी के प्रति। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी के बाद विदु जी, मैं आम आदमी पार्टी को भी चर्चा में जोड़ती हूँ। ओपनिंग स्टेटमेंट अभी रहती है। मैं खत्म ही कर रहा हूँ ज्योति जी, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। ये सोचते हैं कि जैसे अन्य प्रदेशों में हुआ, हरियाणा में चल जाएगा। हरियाणा में ये आपका फॉर्मूला नहीं चलेगा। एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है। आपके चेहरे बदलने से कुछ नहीं होने वाला। अभी आपको एक और मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। बीजेपी का देखिए कॉन्फिडेंस तो है कि चुनाव से ठीक पहले सीएम भी बदले गए हैं, मंत्रिमंडल में भी 7 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, 7 नए मंत्री। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव से मात्र 6 महीने पहले कुरुक्षेत्र से गायब सांसद नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे एक कहावत पूर्णता पुनः चरितार्थ होती है, मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। जिस प्रकार आज हरियाणा प्रदेश को
चेहरे बदलने की जरूरत नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहती है और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आपकी बातचीत में आया जिस प्रकार से वरिष्ठतम विधायक अनिल विज जो पूर्व में रहे गृह मंत्री, उनका ये कहना कि मुझे मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने खुद भी ये भी कहा कि मैं सबसे वरिष्ठ विधायक हूं भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा 5 बार के सांसद और गुड़गांव से मंत्री केंद्र में इंद्रजीत सिंह को जिस प्रकार से आईना दिखाया गया है, इसके अलावा कैसे जो विषय आया जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, खट्टर साहब ने संदीप सिंह के विषय में जो महिला कोष से छेड़छाड़ का विषय जो चल रहा है, ट्रायल चल रही है कि नहीं बदलेंगे नहीं बदलेंगे नहीं बदलेंगे। चलो मैं तो शुक्रगुजार हूं भारतीय जनता पार्टी का, एक ऐसे व्यक्ति को पुनः मंत्रिमंडल में नहीं लिया। इसके अलावा आज सवाल बहुत है। सवाल ये है कि जो जिस प्रकार से 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना चाहिए था वो काम तो किया नहीं। शिक्षा में पूर्णतः विफल हो गए, हजारों स्कूल इन्होंने बंद कर दिए और शौचालय के लिए उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। स्वास्थ्य के नाम पे 10 साल पहले जो घोषणा करी थी वो एम्स की घोषणा को 10 साल बाद अब शिलान्यास कर रहे हैं और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। 10 वर्ष से एक ईंट गुड़गांव के अस्पताल में नहीं लगी। और बिजली की बात कर लें, बिजली दिल्ली में और पंजाब में पूर्णतः 24 घंटे फ्री बिजली है। हरियाणा में सबसे ज्यादा रेट है, बिजली की समुचित आपूर्ति नहीं है। इसके अलावा सड़कों की सभी आंतरिक और जो राज्य की सड़कें हैं वो जर्जर और जानलेवा हैं, उन पे कुछ नहीं हुआ। ठीकरा पूर्व के जो मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के दुष्यंत चौटाला, उस पे फोड़ने का विषय इनका रहेगा। और कृषि में जिस प्रकार से 10 वर्ष से निरंतर यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी रही और कृषि उपकरणों में मंत्रिमंडल को लेकर बात कर रहे हैं, इन्होंने डाल रखा है। मंत्रिमंडल को लेकर बात कर रहे हैं सुखबीर तंवर जी, ये जवाब देना पड़ेगा इन सबका। इसके अलावा सीएमआई के आंकड़े कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए आप? के लिए और जो 75% हर एक मुद्दे पर एक ही डिबेट में तो बात नहीं हो सकती बात करने और मैं आपको रोजाना भी नहीं समझा सकती। मैं कारण बता रहा हूँ कि क्यों बदला इन्होंने। आप नहीं ये कोई बात नहीं है, आप मेरे समय में मुझे बोलने दें। नहीं, आप अपने समय में कुछ भी तो नहीं बोलेंगे ना, आप जो आरोप लगाकर निकल लेंगे, मैं उन आरोपों का जवाब तो नहीं ले पाऊंगी ना। फिर 9.5 वर्षों में 4 साल से ज्यादा पंचायतें नहीं रही, ये सवाल है, इनका जवाब। ये सवाल रोजाना मत पूछा कीजिए सुखबीर जी, मैं रोजाना जवाब नहीं ले सकती इनका। दुरुस्त नहीं हुए। कैबिनेट को लेकर मैं बात कर रही हूँ। नहीं मत लो ना, मुझे मेरी बात कहने दो, मुझे मेरी बात कहने दो। आप मुद्दा नहीं डिसाइड करेंगे ना, मुद्दा मैं डिसाइड कर रही हूँ। 9.5 साल में प्रदेश को मुख्य कहा गया और भ्रष्टाचार में वो कह रहे हैं मुझे जवाब नहीं सुनना। शराब का घोटाला है, इनके संरक्षण में हुआ। चलिए आप 70 आरोप लगा देंगे, सभी का मैं अभी जवाब नहीं ले पाऊंगी। आपको पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मुद्दे पर बात करें। अभी रुकिए आप। सारे के सारे जो विषय है हरियाणा प्रदेश की जनता। जादून जी मैं आ रही हूँ अभी, आपसे भी आपको काफी कुछ कहना होगा विदु जी, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं जादून जी को भी इनसे पहला जवाब लेते हुए, बदला है, कोई जवाब आपके पास नहीं। जादून साहब देखिए, लगभग हर एक जाति को शामिल करने का प्रयास तो किया गया है, ज्यादातर जिलों को जितना शामिल किया जा सकता था वो भी कोशिश की गई है, लेकिन चुनाव में चूंकि समय कम ही है, मंत्रिमंडल जो नया के उसके पास काम करने का समय भी बहुत कम ही होगा। और अब की जब बात करें, जबकि शपथ दिलवाई गई है, आचार संहिता भी लग गई है लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई जैसे ही चुनाव तिथियों की घोषणा हुई। अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, वो मंत्रिमंडल का गठन चलो पहले हो गया था, मुख्यमंत्री जी शपथ ले चुके थे, 5 मंत्री भी बन गए थे और अब 8 और बन गया है। और जो संवैधानिक लिमिट है 15% जो हाउस की स्ट्रेंथ है उसके 15% मंत्रिमंडल बनाने का वो पूरी हो चुकी है, वो लिमिट पूरी हो चुकी है। लेकिन अब ये है कि अभी तो सिर्फ भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि हम जो है सभी क्षेत्रों के साथ हैं और सभी सामाजिक वर्गों के साथ हैं। सामाजिक वर्गों का संतुलन तो सभी बनाने के प्रयास करते हैं, चाहे सब लोग दावा करते हो कि हम जातिवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, ये नहीं, लेकिन आंतरिक तरीके से सब ध्यान रखा जाता है इन बातों का। अब यही एक मैसेज जाएगा, बाकी तो अभी मंत्रिमंडल नया कुछ कर नहीं सकता, तो नई कोई योजनाएं घोषित नहीं होंगी, नई योजनाएं कोई लाई नहीं जा सकेंगी, जो काम पहले से चल रहे हैं वो ही जारी रखे जा सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई नया करने का तो कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि पार्टी का जो आंतरिक दबाव था उसको भी कम करने का प्रयास किया। कई विधायक जो है 9 साल अपने पूरे 10वां साल पूरा करने जा रहे थे, 2 टर्म से विधायक थे,
वो मंत्री पद पाने के लिए इच्छुक थे। तो ऐसे विधायक जैसे महिपाल ढांडा का नाम मुझे पता है कि वो है, सुभाष सुधा जी है, इनको जो मंत्री पद दिए गए हैं तो एक आंतरिक दबाव भी था, उसको भी जो है इन्होंने हल्का किया है। दबाव तो तब भी बने रहेंगे, सारे विधायक तो मंत्री बन नहीं सकते क्योंकि लिमिट है, सभी क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता क्योंकि वो भी लिमिट है। जिलों की भी बात है, विधानसभाओं की बात करें तो विधानसभाएं भी 90 हैं और लोकसभा जरूर कंप्लीट की जा सकती है क्योंकि 10 लोकसभा है, तो हर लोकसभा से आप किसी तरह से उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें। तो ये अभी एक तरह का चुनावी मैनेजमेंट है, बाकी जाति वर्ग और क्षेत्र के हिसाब से जो है संतुष्ट करने का प्रयास है और पार्टी में जो आंतरिक दबाव था उसको कम करने का प्रयास है। बाकी तो नया कुछ हो नहीं सकता, आम आदमी को ज्यादा कुछ इसके जरिए मिलेगा नहीं। ये आदर्श आचार संहिता जब ये चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद कुछ नई योजनाएं आ सकती हैं, मंत्रिमंडल नया फैसला करेगा, मंत्री अपने तरीके से कुछ अलग हट के परफॉर्म कर सकेंगे। तो देखिए, दूसरा ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी में तो हरियाणा में भी मुझे लगता है कि मार्गदर्शक मंडल बनाने जैसी स्थिति आ गई है, क्योंकि अनिल विज जैसे दो वरिष्ठ मंत्री को नहीं दिया गया, तो मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो मार्गदर्शक मंडल बना देना चाहिए ताकि वो, अब मनोहर लाल जी का भी मार्गदर्शन कर ही रहे, जो नए मुख्यमंत्री आ गए उनका बाकी और नए मंत्रिमंडल का भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो मार्गदर्शक मंडल बना दिया जाए, तो अनिल विज कहने लगे कि हमें तो कमेटियों में ही रख दिया जाए ताकि जो है मूवमेंट बना रहेगा। अब देखते हैं कि ये जो जिस तरह से इनको जिम्मेदारी से मुक्त किया गया, मैं समझता हूँ कि अनिल विज जी को भी लोकसभा चुनाव लड़ा जा सकता है। हो सकता है कि उनका नाम भी अंडर कंसिडरेशन हो, कोई विचाराधीन हो, तो ये भी हो सकता है। तो अब देखना है कि जवाब लेते हैं विदु जी। एक तो अनिल विज को लेकर क्या क्या हुआ ये भी आप बताइएगा, क्योंकि शपथ ग्रहण की भी जानकारी नहीं, इससे पहले उन्होंने कहा कि उनसे बात करने या मनाने का भी प्रयास नहीं हुआ। गुरुग्राम से आपके विधायक हैं, वो ये कह रहे थे कि अनिल विज को मनाने की कोशिश हो रही है, तो क्या नाराज हैं अनिल विज? उनको मनाया नहीं गया या फिर मनाना जरूरी नहीं समझा गया, क्या हुआ? ज्योति जी देखिए, मैं ईमानदारी से बात करता हूं हमेशा अपनी। जब भी चेंज ऑफ गार्ड होता है, जब भी हम देखते हैं कि जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है टेक ओवर करती है, तो स्वाभाविक तौर पर जो है ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि हमारे जो वरिष्ठ हैं उनका हम मार्गदर्शन तो जरूर लें, लेकिन एक यूथ और एक नई एनर्जी के साथ जो है मंत्रिमंडल बने। बार बार मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता अनेक बार जो है इस बात को रेखांकित कर चुका है कि अनिल विज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूरी पार्टी उनका बहुत सम्मान करती है, उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर हम चलने वाले हैं। अभी उन्होंने ऐसी कभी कोई कहा ही नहीं कि मैं नाराज हूं। बहुत बार ऐसा सवाल लोगों ने पूछा कि क्या आप नाराज हैं, उन्होंने कहा मैं नाराज नहीं हूं। फिर बोले कि आपको कोई मनाने आया, बोले ना मुझे कोई मनाने नहीं आया। तो अब जब हम सिलेक्टिव चीजें उठा लेते हैं, हम ये तो उठा रहे हैं कि अनिल विज जी को ब्रेकिंग न्यूज, अनिल विज जी को कोई मनाने नहीं आया, हम ये नहीं बता रहे कि उससे पहले अनिल विज जी ये कह रहे हैं कि मैं नाराज नहीं हूं। तो जब नाराज नहीं है तो कोई क्यों मनाने आएगा? नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण की भी जानकारी नहीं, वो तो ये भी कह रहे थे कि जेपी नड्डा को आना था, आप जानते हैं, उनके कार्यक्रम की भी जानकारी नहीं। वो तो पार्टी कार्यक्रमों को लेकर भी या सरकार से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर भी कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो वो तो सीधे संकेत दे रहे हैं ना कि उन्हें लूप में नहीं रखा जा रहा है, उनको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। जल्दी मान जाते हैं, वो नाराज हैं, बल्कि मान भी जल्दी जाते हैं। खुद मुख्यमंत्री ने बोला है और उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, और ये बात सच कही रजत भाई ने बिल्कुल ठीक कही बात। रजत भाई ने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि वो जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि मन में कोई खोट नहीं है। ऐसे नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल टूटकर 2 हिस्से हो जाए, 4 हिस्से हो जाए, 8 हिस्से हो जाए। और सुनिए, मेरे को बोलने तो दीजिए ना भाई साहब, रजत जी मुझे बोलने तो दीजिए ना। मैं आपके बीच में तो नहीं बोला था, मैं तो, और आप कभी भी नहीं बोलते मेरे बीच में भी। आप कुछ और भी बोलना चाहें तो बोल लीजिएगा अपने समय में, आपकी बात ठीक है। जब इंडियन नेशनल लोकदल के टुकड़े होते हैं ना, तो वो कहते हैं दिल के टुकड़े इतने हजार हुए, किसको फेंकूं, किसको पकड़ूं, किसको रखूं, पता ही नहीं चलता किस प्रकार से इनकी पार्टी पुरानी नहीं है। और क्या अब टूटने लायक बचा ही क्या इंडियन नेशनल लोकदल में? और कितना तोड़ोगे भाई, और कितना तोड़ोगे? मुझे ना बुलवाओ इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में, मुझे भाजपा के बारे में बोलने दो। आपके पक्ष की बात कह रहा हूँ रजत जी, मत बुलवाइए मुझे भाजपा के इतने इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में। फिर आप दिक्कत मानोगे, फिर आपको तकलीफ होगी जब मैं इंडियन नेशनल लोकदल की बात करूंगा। तो
चलो अच्छा, इनकी बात जब ये इतना कह ही रहे हैं कि 4 जून 2024 को सामने आ ही जाएगा, अच्छा चलो 4 जून 2024 को आ ही जाएगा। कुछ डिबेट से ज्योति जी की मैं डिबेट्स देख रहा हूं, हरियाणा न्यूज डिबेट देख रहा हूं लगातार मैं, वो कुछ डिबेट से पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के पास कोई 4 उम्मीदवार हो तो कोई 4 जो संभावित हो सकते हैं उनका नाम बता दें। 2-3 मेरे ख्याल प्रवक्ता बदल गए, शायद रजत जी जो हैं इंडियन नेशनल लोकदल के अच्छे प्रवक्ताओं में से एक हैं, वो शायद आपकी डिबेट में 4, 5, 6 नाम जरूर बता पाए जो संभावित हो सकते हैं, नहीं बता पाएंगे। एक ही नाम बताया है, अभय सिंह चौटाला, और वो अभी बता रहे थे, वही रजत पंजेटा जी कह रहे थे कि नारायणगढ़ को थोप रहे हैं करनाल पर। तो एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला, जो असल में एलनाबाद के भी नहीं हैं, डबवली के हैं, और मैं राजस्थान पर नहीं जा रहा हूं कि वो राजस्थान के हैं कि हरियाणा के, मैं इस पर भी नहीं जा रहा हूं, उनके रूट्स कहां के हैं। चलिए अगर डबवली का भी मान ले, डबवली के व्यक्ति एलनाबाद में थोप दिए गए, और एलनाबाद ऐसा नहीं है, वो पंजाब से भी लड़ते रहे, वो राजस्थान से भी लड़ते रहे, वो हरियाणा से भी लड़ते रहे, रोहतक से भी लड़ा उन्होंने आकर। तो ये ताऊ का नाम लेने वाली पार्टी के एक प्रवक्ता, क्या ताऊ का नाम लेने वाले प्रवक्ता, ताऊ का नाम लेने वाले प्रवक्ता ताऊ का कितना अपमान कर रहे हैं यहाँ पर। ओपी चौटाला ने महम से चुनाव लड़ा, और क्या, और कुरुक्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़े हैं इससे पहले भी। सभी को अधिकार के लोकतंत्र में। ज्योति जी कोई प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, और खास तौर पे इन्होंने बड़ा टाइम लगाया। ठीक है, ये जो बात ही कह रहे थे मेरा समय था, मैंने इसमें छोटी सी टिप्पणी की, अभी इनको अपनी बात पूरी करने दें आप। कोई कद है क्या नायब सैनी का और ताऊ देवीलाल जी का? 100 जन्म एक काम नहीं किया उन्होंने, तो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाते फिरते हैं। जो कोई कंपैरिजन है क्या? ये कोई कंपैरिजन भी है तो जिनका यही नहीं पता। रजत पंजेटा ने कि कल तो केवल चौटाला परिवार के व्यक्ति का ही होगा, अभी जो पैदा हो चुके हैं वो भी, और उनके बाद भी जो पैदा होंगे इनेलो वाले, क्या बात है, कोई ऐसा का नेता तो हो इनके पास, उसके बाद भी जो पैदा होंगे, जो अभी पैदा भी नहीं हुए। रजत पंजेटा अभी भी उनके, अभी भी रजत पंजेटा नहीं, रजत पंजेटा जैसे बहुत सारे जो कार्यकर्ता या यूं कहूं सेवक जो इनेलो के, गली में नहीं जीत सकता अपने। ये व्यक्तिगत कमेंट नहीं, पंजेटा जी मुझे आपको म्यूट कराना होगा, बात होता है। मैं बहुत देर से आपको कह रही हूँ, आप सुन लीजिए। पॉलिटिक्स के अंदर कोई ऐसा नहीं, नहीं, लोकतंत्र में तो सभी नागरिक चुनाव लड़ने का अधिकार रखते हैं, कोई किसी भी राज्य में जाकर नहीं। कैसी बात कर रहे हैं पंजेटा जी, आप तो अपनी पार्टी के नेताओं मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा ज्योति जी, आप इनको म्यूट मत करवाइएगा, आप इनको म्यूट मत करवाइएगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। ये अपनी पार्टी की जो इनकी विचारधारा है और इनके जो भाव हैं उनका बहुत सुंदर चित्रण यहां खींच रहे हैं। इनका एरोगेंस देखिए, ये कह रहे हैं कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता गरीब परिवार में पैदा हुए व्यक्ति का उस परिवार के साथ जिसके परिवार की जमीनें जो हैं कहीं कहीं स्टेशन लगा करते थे, और जिस परिवार ने पूरे हरियाणा को लूट खाया उस परिवार से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और एरोगेंस देखिए, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, संविधान के अकॉर्डिंग हैं नायब सिंह सैनी, उनके बारे में क्या क्या बातें कह रहे हैं। ये एरोगेंस किस लिए है? मैं दावा करता हूं कि कोई राजवंशी अगर होता उसके बारे में रजत पंजेटा ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि नायब सैनी एक गरीब परिवार के हैं, एक गरीब वर्ग में उन्होंने जन्म लिया, इसलिए इनका एरोगेंस देखिए। और ये एरोगेंस किसका है? जिसको हरियाणा की जनता ने बिल्कुल मट्टी मेट कर दिया, जिस पार्टी को, जिनका रेड़ा मट्टी कर दी, मट्टी पलित जिस पार्टी की हो गई, ब्रान माटी जिस पार्टी की हो गई, उसके प्रवक्ता आकर दुनिया की सबसे लोकप्रिय पार्टी जो है, सबसे बड़ा जो दल है, लोकतांत्रिक दल है, उसके विधिवत रूप से बनाए गए नियुक्त हुए मुख्यमंत्री जी के बारे में ये कह रहे हैं। ये हरियाणा की जनता को देखना चाहिए और परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए। ये आपको और हमको गाजर और मूली समझते हैं। अभी चौटाला परिवार में जो लोग पैदा भी नहीं हुए, ये अभी से तैयार है उनकी चमचागिरी करने के लिए। मैं अभी बताता हूं इनके बारे में, इन सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, ये जो परिवारवादी पार्टी है। लेकिन मैं फिर से आपके डिबेट के विषय पर आता हूं, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। बहुत समय इन्होंने खर्च किया था यह बताने के लिए कि नारायणगढ़ को थोपा जा रहा है, और फिर मैं अभी आपके पास लेकर आया कि पंजाब और राजस्थान और कहां के लोग जो हैं आकर हरियाणा पर काबिज हुए, और हमने सिराखों पर बिठाया, हमने उनको नेता माना, क्यों? उनकी नीतियां अच्छी थी तो उनकी तारीफ भी की, उनके साथ सरकारें बनाई। लेकिन एरोगेंस देखे, जिस पार्टी को पूरे 90 में से केवल 2 विधानसभाओं में जिसकी जमानत बची हो इंडियन नेशनल लोकदल की 2019 में, और केवल 1 सीट आई हो, और उस 1
सीट पर भी जब वो दोबारा चुनाव लड़ने गए उपचुनाव, तो मार्जिन आधे से कम रह गया हो। उसके प्रवक्ता का एरोगेंस देखिए एक बार, ये गरीब लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर इस पर विचार कीजिएगा। इसके अलग इन्होंने एक बात और कही कि भाजपा, जी मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं जी, अब इन्होंने कहा कि भाजपा के लिए बात नहीं चलेगी क्योंकि भाजपा तो अलग पार्टी है ना। मैं आज धन्यवाद देता हूं रजत पंजेटा का, जिन्होंने अडवाणी जी जो कहा करते थे दैट बीजेपी इज अ पार्टी विद डिफरेंस, आज इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी इस बात को कहने के लिए मजबूर हुए हैं। हमें उसी कसौटी पर कसते हैं ये, हमें उसी कसौटी पर कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कसोगे तो अलग कसौटी पर कसोगे। मैं धन्यवाद देता हूं और रजत पंजेटा आपकी कसौटियों पर हम खड़े उतरेंगे, हरियाणा की जनता की कसौटियों पर मेरिटोरियस तौर पर खड़े उतरे हैं। और 4 जून का आप बार बार नाम ले रहे थे, 4 जून को देख लीजिएगा आपकी किसी एक सीट पर भी जमात भी बचेगी नहीं। मैं आपके सामने कह रहा हूं, मेरी बातें कही हुई रिकॉर्ड होती हैं और मेरी बातें आज तक आप कोई प्रस्तुत नहीं कर पाए। एक बार आम आदमी पार्टी वाले की एक बात की मुझे जरूर बोलने दीजिएगा। उन्होंने कहा शुक्रगुजार हूं कि मंत्री नहीं बनाया, किसी संदीप सिंह के बारे में कहा। मुझे लगा कि शायद ये शुक्रगुजार होते उस संदीप सिंह को लेकर जो राशन कार्ड बना रहा था दिल्ली के अंदर, राशन कार्ड बनाते जिसकी वीडियो वायरल हुई और बेशर्मी से केजरीवाल उसका बचाव करते रहे जब तक कोर्ट के आदेश पर उसको हटाया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया था। आज जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है, लेकिन फिर ये कहते हैं कि मैं कोर्टों का भी शुक्रगुजार हूं। इन्होंने दूसरा बार यूज किया शुक्रगुजार वर्ड, कहते हैं कोर्टों का भी शुक्रगुजार हूं। अच्छा, कोर्टों के शुक्रगुजार हो, एक साल तक आपके मंत्री जो है जेलों में सड़ रहे हैं। 26 मार्च को मनीष सिसोदिया जेल में गए थे, 26 मार्च फिर आ गई, आज तक उनको जमानत नहीं मिली। ज्योति जी, इन्होंने दुनिया भर का विषय उठाया था। मैं तो केवल 5 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं ज्योति जी, ये कहते हुए सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड्स पर हरियाणा कैबिनेट से क्या लेना। चलो मैं खत्म कर रहा हूँ। सत्येंद्र जैन को विषय पर बात करें, मैंने चलो हरियाणा की बात अगर करें, हरियाणा की बात करता हूँ। अभी आप रुकिए, काफी समय आप ले चुके हैं, 2 मिनट की अगर टाइम बचता है तो मैं आती हूँ। अभी आप रुकिए। डोल साहब, अभी पंजेटा जी बात कर रहे थे निर्दलियों की, बहुमत परीक्षण हुआ, निर्दलीय साथ थे और मंत्रिमंडल को लेकर भी बहुत बार चर्चाएं हुई कि निर्दलियों को मौका मिल सकता है, लेकिन बीजेपी के इस फॉर्मूले को कैसे देख रहे हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मौका दिया गया कि रणजीत सिंह को अगर छोड़ दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनको निर्दलियों को कोई ना कोई किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके साथ तो रखा था। बीच में भी कहते रहे थे कि आएंगे, लेके आएंगे। मौके पे इन्होंने डिनाई जो किया है ना, इसका कारण है। कारण क्या है कि विश्वास मत तो इनको हासिल हो गया। अब 6 महीने तक ये जो विश्वास मत आने वाला नहीं कोई क्वेश्चन कर सकता है। एंड बाय दैट टाइम जो है अगले चुनाव जो हमारे विधानसभा के चुनावों का डंका और बिगुल बच जाएगा, तो उस समय का कोई मतलब नहीं रहता है। आप वापिस लीजिए समर्थन या कोई नहीं लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, आम की तरह। क्या आपने ऐसा कोई प्रलोभन सुना था भाजपा के द्वारा दिया हुआ? पूछा और फेंक दिया। ये कह रहे हैं कि प्रलोभन दिया गया होगा, और मैंने मेरे सवाल में कहा था कि इस तरह की चर्चाएं थी कि शायद मौका मिल सकता है। ऐसे अज्यूम कैसे कर रहे हैं? जो बात ही झूठी है उस पर कैसे कर रहे हैं? महल बना रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है इनके पास में। मैंने शुरुआत में कहा था कि करनाल को चलाने का प्रयास हो रहा है, राहुल गांधी लेकिन चला नहीं पा रहे और ना चलेगा उनसे। एक असफल, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात ये है कि अब इनकी पार्टी में फूट जो है जग जहरी सामने दिखने लग गई है। अब जैसे ही इसकी फूट की बात करेंगे, अनिल विज जी का नाम लेने का काम करेंगे, राव इंद्रजीत की स्टेटमेंट की बात करेंगे, हम उनकी पब्लिक स्टेटमेंट की बात करेंगे, बावजूद उसके कि उनको टिकट दी इन्होंने, तब भी उन्होंने जो पीड़ा जाहिर की वो भी सार्वजनिक है। तो ऐसी बातें करेंगे तो ये कहेंगे अरे नहीं ये तो उनका मत है, ये गुटबाजी थोड़ी ना है। लेकिन जब बात हमारी बात कर, ये 40 लोगों को पहली लिस्ट के अंदर 30 से ज्यादा लोग हैं जो कि परिवारवादी है, किसी के बेटे को, किसी की वाइफ को, किसी के पिता को टिकट देने का काम करते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को परिवारवादी बताने का काम करते हैं। ये जो है ना दोगलापंथी, ये पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। एक तो परिवार से पार्टी होना, दूसरा पार्टी में परिवार होना। बीजेपी परिवार से पार्टी नहीं है, ये तो कांग्रेस को भी इंक्लूड करते हैं, ये तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को भी इंक्लूड करते हैं। ये कौन सा उसको डिफरेंशिएट करने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं करते और ना ही ये करेंगे, क्योंकि इनको सूट करता है ये प्रोपेगेंडा,
लेकिन कहीं प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है। कहीं तो लिस्ट पढ़ करके सुनाओ कितने लोगों को, परिवारवादियों को इन्होंने जो है टिकट देने का काम किया है। राहुल गांधी सीटें छोड़ भाग रहे हैं, सोनिया गांधी कोई नहीं छोड़ रहा, कोई नहीं छोड़ रहा, गांधी अमेठी छोड़, कोई नहीं छोड़ रहा, चिंता मत करो, कोई नहीं छोड़ रहा। अच्छा, आप एश्योर कोई नहीं छोड़ रहा, चिंता मत करो, का व्यक्ति उत्तर कोई प्रदेश नहीं छोड़ रहा। इनकी एनडीए के अंदर फूट हो, देखिए ज्योति बीच टच कर रहे हैं। राहुल जी लेकिन मेरी डिबेट को खराब करने का असफल प्रयास है, ये और कुछ नहीं है। नहीं, ये सुनेंगे। अब समझिए कि जब एनडीए टूटती है तो इन्हें ये कुछ और बताएंगे, उनसे भागने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो नाराज हुए, कुशवाहा जी, पारस जी नाराज हुए, जो नाराज हुए, लेकिन जब INDI जो गठबंधन के अंदर से कोई पार्टनर जो निकलता है बाहर, उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया जाता है। तो बताइए कि बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी पार्टी के अलायंस के एनडीए के लोग क्यों छोड़ करके आपको जा रहे हैं, पार्टियां क्यों आपसे अलग हो रही हैं, ये उत्तर भी तो आप देंगे। हम क्यों हर चीज के लिए, ठीक है। तो ये अब की बार 400 पार 400 पार 400 पार और कोई प्रोपेगेंडा, अगर इतना प्रोपेगेंडा आपको करना था श्रीमान, आपको मुख्यमंत्री बदलने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। तो जरूरत क्या थी आपको? आपके पास बहुमत है, आपके बहुमत को क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी को बेहतर भूमिका, बड़ी भूमिका दे दी हमने। हम बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं मनोहर लाल जी को। मैं बता तो रहा हूँ ना, क्या मनोहर लाल जी के अनुभव का, उनकी क्षमताओं का लाभ पूरे देश को मिलने वाला है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात हो। कब मिलेगा? जब वो लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, वो तो बाद की बात है। किसकी क्षमताओं का किसको मिलेगा लाभ मिलेगा? सबसे बड़े मार्जिन से क्षमताओं का लाभ जो है इतिहास में सबसे बड़े मार्जिन से मनोहर लाल जी करनाल का चुनाव जीतने वाले हैं। अरे आपकी पार्टी के क्षमताओं का लाभ कितनी कंपनीज को मिला है? अब आप इधर उधर भाग रहे हैं, आपको पता है रविंदर जी, आप इधर उधर भाग रहे हैं। आपकी बात पूरी हो गई लेकिन आप छोड़ना नहीं चाह रहे। को मिला है, आपकी बात पूरी हो गई लेकिन आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अभी विधु जी आप भी रुकिए, आप भी साथ साथ मत बोलिए सर। पंडिता जी, आप बार सीएम साहब को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन ओबीसी एक ऐसा मुद्दा है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कह लें कि वर्ग है दरअसल, जिसको लेकर कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है। ओबीसी समुदाय से आते हैं नायब सिंह सैनी, और अच्छा खासा एक वोट बैंक है हरियाणा में, तो इस लिहाज से बीजेपी को फायदा तो मिल सकता है उनके सीएम बनने का। ज्योति जी, फिर तो और हमारे विपक्षी ओबीसी का कितना सम्मान करते हैं, ये इनेलो के प्रवक्ता ने बता दिया। विधु जी सुनिए आप। उनकी एरोगेंस देखिए, क्योंकि ओबीसी समाज से हैं वो, इसलिए उनके इस प्रकार की बातें कही इन्होंने। ये कहते गली में भी नहीं जीत सकते। अरे आपने ठेका लिया हुआ गलियों का, शुरू तो करने आपके पास तो एक्सक्लूसिव राइट है जी। इनको बात अपनी शुरू तो करने दें आप। चलिए बोलिए पंजेटा जी। देखिए ज्योति जी, ओबीसी अगर आप ओबीसी वर्ग की बात करते हैं पूरा, तो फिर तो राव इंद्रजीत जी भी कह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। तो ओबीसी में तो बहुत सी है, लेकिन अगर सैनी समाज के लिए करें तो सैनी तो केवल 2.5% है, और उनके लिए भी क्या किया है बताइए भाजपा ने। राजकुमार सैनी है इनके पूर्व MP, उन्होंने यही बोल के भाजपा छोड़ी थी कि सैनियों के लिए कुछ नहीं किया भाजपा ने। तो और आप बताइए कि जब कोई पेट्रोल डलाने जाता है तो कोई ओबीसी का कार्ड है जिसे पेट्रोल या डीजल सस्ता मिलता हो, या उसका बिजली का घर का बिल कम आता हो, या महंगाई कम होगी उसकी, या कोई और बेनिफिट मिलता हो? नहीं, यूं तो कोई परिवारवादी कार्ड भी नहीं है। परिवारवादी कार्ड भी सिर्फ इनेलो कांग्रेस में चलता है। आप भाजपा को ओबीसी का बेनिफिट ओबीसी में आज जनता का हाल देख लीजिए, सिलेंडर सस्ता मिलता है। परिवारवादी कार्ड भी पेट्रोल पंप पर नहीं चलता। ओबीसी को सिलेंडर सस्ता भी परिवारवादियों को नहीं मिलता। कोई परिवारवादियों को सिलेंडर सस्ता भी नहीं मिलता। नहीं, एक मिनट आप तनख्वाह भी परिवारवादियों को ज्यादा नहीं मिलती। की बात करी है ज्योति जी, ओबीसी वाला कोई वो नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको ओबीसी से नफरत क्यों है? आप नफरत क्यों करते हैं ओबीसी से? ये पूरा विपक्ष ओबीसी से नफरत क्यों करता है? फिर जाति जनगणना की बात करते हैं। एक तरफ तो जाति जनगणना की बात करते हैं, नफरत करते ये नफरत नहीं दिख रही ज्योति जी। और कैसे नफरत करेंगे? कभी कह रहे हैं 2.5% है सैनी, तो सिर्फ कभी कह रहे हैं सिर्फ 2.5% है सैनी, तो कभी कहते हैं गली में नहीं जीत सकते, कभी कह रहे हैं कि कोई चौटालाओं के खिलाफ, चौटालाओं के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। चौटालाओं के खिलाफ के अलावा कोई इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इनकी बातें तो सुनिए। ये कह रहे चौटालाओ तो कहीं मर्जी से लड़ो, लेकिन अगर आप नायब सैनी हो तो कहीं मर्जी से नहीं लड़ सकते। आपको अपनी औकात में रहना पड़ेगा। इनकी बातों का भाव समझिए। पंडिता जी
ठीक है, आपने अपने मोबाइल से आप जो भी दिखा रहे हैं ये दिख चुका है, अब अपनी बात कहें आप। हाँ, ये कुछ नायब कह सैनी रहे को थे लेकर जो आप दिखा रहे हैं इससे पहले भी आप दिखा चुके हैं, अभी आप अपनी बात कंप्लीट करें, जल्दी समय कम है। ये कुछ कह रहे थे कि वो बड़े गरीब घर से है, उनका एक अखबार में छपा था कि 30 गुना उनकी वार्षिक आय बढ़ गई है, करोड़ों में पहुंच गई है उनकी अचल संपत्ति। उसके बाद किस तरह उन्होंने किसानों के ऊपर अभय सिंह चौटाला तो आय से अधिक संपत्ति का केस झेल रहे हैं। नहीं, चौटाला तो सजा आप लगातार बोल रहे हैं इनके उत्तर। क्योंकि आपने कहा है, देखिए भाजपा की नहीं, ये हिपोक्रेसी तो देखिए ज्योति जी, आपके चैनल पर हिपोक्रेसी दिखा रही है। जिस तरीके से बात कर रहा है वो जनता देख रही है कि मैं चाहता हूं कि आप कभी भी इनको म्यूट ना करें, मेरा जिस प्रकार से आपकी हिपोक्रेसी को पर्दाफाश कर रहा है। ये आपको म्यूट नहीं करने दे रहे थे, आप इनको मत करने दें, बोलते रहे दोनों। भाजपा का प्रवक्ता आपकी हिपोक्रेसी को, आपकी दोगली बातों का पर्दाफाश कर रहा है, वो भी नहीं आएगी। बड़े अरे भाई, हमें तो जनता सिर आंखों पर बिठाए हुए हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आपको तो मन से भी उतार दिया, धरती पर बिठा दिया, आपके पास वापिस नहीं आ रही जनता। आप भूलने मत रहिए, आपके पास नहीं आ रही है। अच्छा, कोई एक सीट बताओ जहाँ पर आपकी जमानत बचेगी, वो एक सीट बताओ जिस पर आपकी जमानत बचेगी। पुल टूटने वालों को, ज्योति जी तो दयालु है, तो 4 आपसे पूछ रही है सीटें, मैं तो एक सीट बता दो मुझे। जनता के पैसा का बर्बाद कर रहे हो, कहीं पुल टूट रहा है, कहीं टनल टूट रहा है, कहीं बीफ बेचने वालों को भी आप चंदा ले रहे हो, तभी से तो आपने चंदा ले लिया। आपको कौन चंदा दे? आप तो अलमारी को पीछे से काट लेते हो, आपको चंदा कौन देगा? आप तो लूट लेते हो, जब आपको शासन था आप तो लूट लेते थे, नौकरियों को लूट लेते थे, मेरिट का कत्ल कर देते थे, 3200 चेक उठाए थे आपने अलमारी को पीछे से काट के। आपको कौन चंदा देगा? आपसे तो तौबा कर रही है यार देश की जनता, देश की जनता आपसे तौबा कर रही है, प्रदेश की जनता तौबा कर रही है आपसे। आपको तो कौन चंदा देगा जब आपको करतूतें ऐसी रही है, आपके क्रियाकलाप ऐसे रहे हैं, अलमारी को पीछे से काटकर जेल के अंदर जेल के अंदर आपने किया है, पूरा देश देख रहा है, सुखबीर तंवर जी आप क्या कर रहे हो? देखिए ज्योति जी, राजेंद्र यादव जी ने जो वक्तव्य दिया, मैं पूर्णतः उसका समर्थन करता हूं और पूर्णतः सहमत हूं। उनके द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का स्वागत करता हूं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी मतों की चोर पार्टी है। ये मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से साबित हो गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बात और साबित हुई है, जो इलेक्टोरल बोर्ड का जो सत्येंद्र जैन की जमानत को खारिज कर दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने आप जिसको कट्टर ईमानदार कह रहे हैं। रुक जाओ, अरे रुक जाओ ज्योति जी, ये बात गलत है। ये निश्चित तौर पे चोर हैं और इन्होंने इलेक्टोरल बोर्ड की जिस प्रकार से सीबीआई ईडी का प्रयोग करके चोरी करी है। और इसके अलावा जो परिवारवाद की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ज्योति जी, मैं 2-4 नाम, हालांकि ढुल साहब ने नहीं बताए, हालांकि नाम तो सैकड़ों हैं, लेकिन मैं कुछ एक नाम बता दूं। कुलदीप बिश्नोई कौन है भाई? अनुराग ठाकुर कौन है? शुभेंदु अधिकारी कौन है? जय शाह कौन है? पंकज सिंह कौन है? धर्मेंद्र प्रधान कौन है? देवेंद्र फडणवीस कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? निश्चित तौर पे परिवारवाद के पोषक भारतीय जनता पार्टी ने विगत के 10 साल में नवीन आयाम स्थापित कर दिए, और कैसी कैसी बात करके आप इस प्रदेश को प्रगलना चाहते हैं। निश्चित तौर पे आप पूर्णतः नंगे हो चुके हैं, और आने वाले समय में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हरियाणा प्रदेश की जनता आपका बहुत बड़ा अंतिम कमेंट के लिए आते हैं। यादव साहब नहीं है, विदु जी आप बोले अंतिम कमेंट आपको। मुझे जवाब तो देने दीजिए, मैं बता दूं कौन कौन, जिनके नाम लिए कौन कौन है बता दूंगा मैं। अगर आप विषय पर बोले तो ये तो रोजाना ही बातें होती हैं। अरे नहीं बोलने के लिए चुनाव में आप लोगों को अनुराग ठाकुर नई कैबिनेट अनुराग ठाकुर 5 बार के सांसद हैं। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के आज से 15 साल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अनुराग ठाकुर रणजी खेल रहे हैं। अनुराग ठाकुर उससे पहले प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने वर्षों वर्ष मेहनत की है, हमने देखा उनको, हमने मेहनत करके देखा उनको। हरियाणा की बात कर लीजिए, इधर बोलने के लिए कुछ होता है नहीं, बेहूदी बात करते हैं हमेशा। चलिए सभी शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने हरियाणा कैबिनेट को लेकर की है। कैबिनेट का विस्तार हो गया कि और क्या बीजेपी इसे विस्तार के साथ चुनाव के लिए तैयार के इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।